नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान, कहने का मतलब है सोशल साइंस के जो चैप्टर है, और वो कौन सा चैप्टर है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किन किन चैप्टरों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और चलिए वो कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। चलिए, जो आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जाकर के उस क्लास को देख लें। चलिए, फिर हमारा दूसरा जो चैप्टर आता है वो है भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों, हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। ये दो चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टरों के बारे में बात कर चुके हैं। और जो तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये तीनों चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, और ये तीनों चैप्टर पढ़ा चुके हैं। फिर देखो संसाधन एवं विकास। चलिए, ये भी आपको जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये भी आपको हमारे चैनल पर इसका जो वीडियो है वो मिल जाएगा, जाकर के देख लें। फिर दोस्तों नेक्स्ट है जल संसाधन। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है जल संसाधन, और फिर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए, इतने ही देखिए, इतने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और चलिए 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कहने का मतलब है इन चैप्टरों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जाकर के इन क्लासों को देख लें। सारी की सारी क्लासें आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम किस चैप्टर के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो जो चैप्टर है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और चलिए, उस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, मतलब कि यानी कि कृषि। चलिए, आज हम एग्रीकल्चर, आज का जो चैप्टर है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का एक चैप्टर है। और आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और जो ये एग्रीकल्चर जो आपका चैप्टर है, इस क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन चैप्टरों के बारे में बात करेंगे, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, और सबसे पहले हम आपको एक चीज भी दिखा देते हैं। ये देखिए, सामाजिक विज्ञान जो कि आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। और आज की इस क्लास में हम इस एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। और चलिए, हम अपना पहला प्रश्न लाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इन क्लासों को नहीं देखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन, ये आपके ऐसे 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और जाकर के इन क्लासों को देख लें। और ये सारी की सारी आपको हमारी क्लासें प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाइए और देर न करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान जो कि एग्रीकल्चर चैप्टर है। अब पूरा अध्याय, चलिए पूरा अध्याय एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, पूरा अध्याय। चलिए, पूरा अध्याय हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो का मजा भी उठाइएगा। कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। चलिए, अब हम लाते हैं अपना पहला प्रश्न। मेरा क्या है, चलिए, और स्क्रीन पर लाते हैं फर्स्ट प्रश्न। चलिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, प्रश्न हमसे किस तरीके से पूछा जाएगा और एग्जाम में, और उसका में आंसर किस तरीके से लिखना है, और हम आपको ये बताएंगे। तो जो पहला प्रश्न है मेरा वो है प्रश्न नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर। चलिए, प्रश्न नंबर 1 डालेंगे। प्रश्न नंबर 1 आएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। चलिए, कृषि की तीन ऐसी वो कौन सी समस्या हैं
और हमें उन समस्याओं के बारे में बात करनी है जिससे भारत जो है वो भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि उत्तरदायी हैं, और हमें इसमें से 3 प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। और ये जो प्रश्न है ये हमसे प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए लिखना स्टार्ट कर दें दोस्तों। और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। और चलिए अब इस प्रश्न को हल भी कराना स्टार्ट कर दें। चलिए लिखेंगे यहाँ पर कृषि, जो प्रश्न है आपका प्रश्न देखिए क्या है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। और चलिए इसकी जो पहली समस्या क्या है कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। अब देखिए फर्स्ट इसकी पहली समस्या क्या है, देखिए पहली जो इसकी समस्या देखिए क्या है, और जो फर्स्ट समस्या क्या है, खेतों का छोटा आकार। चलिए अब जो खेतों का छोटा आकार है इससे कृषि को एक बड़ी समस्या हुई है। चलिए भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, जो किसान जितने भी भारत में हैं और वो अभी गरीब हैं, और उसके पास जो खेत है वो छोटे छोटे आकारों में है जिससे वो अपनी कमाई नहीं कर पाते हैं। और चलिए कि भारत में अभी भी किसान गरीब हैं। चलिए और आपको भारत में ऐसे कई किसान मिल जाएंगे जो कि गरीब हैं। और आगे देखते हैं। सो दोस्तों उसके खेतों का जो आकार है वो छोटा है। चलिए इस तरीके से समझेंगे और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि जो भारत में जो किसान किस तरीके से रहते हैं। और कृषि की 3 समस्याओं के बारे में बात करेंगे। जो पहली समस्या है खेतों का छोटा आकार, उसकी जो खेतों का जो आकार है वो छोटा है, तथा उत्तराधिकार कानून के अनुसार जितने भी कानून है और उत्तराधिकार जो कानून है अनुसार खेतों का जो आकार है और भी छोटा हो जाता है, जिससे खेत आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाते हैं। अलाभकारी का मतलब है उसमें हम उस खेत से हम कोई भी लाभ नहीं कमा सकते हैं, कोई भी हमको लाभ नहीं मिल सकता है। चलिए और इतना समझ में आया है। सो दोस्तों हम बहुत ही आराम पढ़ा रहे हैं, किसी भी जल्दी की तरीके की नहीं सोच रहे हैं कि हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ाएं। और बिल्कुल एकदम आपको यहीं पर भी हमारा जो उद्देश्य है आपको यहीं पर याद करवा दें। और मिनिमम देखिएगा, और भी आपके कई से चैप्टर हैं जैसे आपको मैथ भी, चलिए मैथ, इंग्लिश और सोशल साइंस आदि की तैयारियां जो है हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है खेतों का छोटा आकार, कि भारत में अभी भी जो किसान है वो गरीब हैं, और जो किसान हैं और किसानों का जो खेत है वो उनका जो आकार है वो छोटा है, तथा उत्तराधिकार कानून के अनुसार जो खेतों का आकार और भी छोटा हो जाता है। चलिए जितनी भी उत्तराधिकार जब उस पर कानून लगता है तो उसका जो खेतों का जो आकार है वो और भी छोटा हो जाता है, जिससे खेत आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों इतना अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ें। और नंबर दूसरी समस्या क्या है, नंबर 2 जो समस्या है वो उस बारे, और नंबर 2 समस्या के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए नंबर 2 समस्या देख लें। चलिए अब नंबर जो 2 समस्या है वो ये है कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव। चलिए कई किसान ऐसे होते हैं जो कि खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं और उनके पास सिंचाई सुविधाओं का अभाव भी रहता है। और चलिए आपको भारत में कई ऐसे किसान मिलेंगे जो कि खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। जैसे अगर वो धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें उनको कई मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब है कि सिंचाई मतलब वाटर नहीं मिल पाता है, तो इससे जो उनकी जो फसल है वो बेकार हो जाती है। चलिए यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे कि जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है। जितने भी सिंचाई क्षेत्र हैं वहां पर कमी आई है। किसकी कमी आई है? जल की कमी आई है। भूमिगत जल के भंडार में कमी आती जा रही। जितने भी भूमिगत जल हैं और उसके भंडार में क्या होता जा रहा है, उसके भंडार में कमी आती जा रही है। चलिए इतना लिख लेंगे और आगे देखेंगे कि कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं, इससे छोटे किसान मजबूर हो गए हैं। चलिए अब कई ऐसे कुएं हैं और जो नलकूप है वो सारे के सारे सूख गए हैं और उसमें पानी नहीं रहा है। इस तरीके से लिखेंगे तभी आपको इसमें से 4 अंक मिलेंगे, तभी आपको 4 अंक मिलेंगे। और जो ये आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए
अब जो नंबर जो थर्ड कंडीशन है, नंबर थर्ड कंडीशन के बारे में बात करेंगे और आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर आज आपका ख़त्म भी हम करवा देंगे और बिल्कुल ए टू जेड आपका ये चैप्टर ख़त्म करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड जो कंडीशन है दोस्तों, देखते हैं क्या है। चलिए, मृदा अपरदन बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है ये कृषि के लिए, मृदा अपरदन। चलिए मृदा अपरदन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। चलिए, और जो मृदा अपरदन की जो परिभाषा है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम करवा चुके हैं और उस क्लास को जाकर के देख लें। चलिए, तो नंबर जो थर्ड कंडीशन है क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। चलिए, अब जो इसका जो थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, चलिए इसमें भी लिखना स्टार्ट करें कि पेड़ों को काटने, चलिए हम जब पेड़ों को काटते हैं और पशुओं द्वारा अति चराई से, चलिए पशुओं द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से हो जाता है। चलिए, मृदा अपरदन तेजी से हो जाता है जिससे जो फसल है उसमें सही से अनाज पैदा नहीं हो पाते हैं और फसल जो है वो बेकार हो जाती है। चलिए, और यहाँ से जो आपका ये प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है, ये आपका प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है, ये प्रश्न आपका यहाँ पर समाप्त होता हुआ और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। चलिए, अब जब प्रश्न नंबर सेकंड देखे क्या है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। चलिए स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर सेकंड और इस बार प्रश्न हमसे देखिए क्या कहेगा। इस बार प्रश्न देखिए क्या कह रहा है और चलिए कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखो। चलिए, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखो और जो प्रश्न नंबर 1 क्या था कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं को उल्लेख करो, वो मेरा पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख करो। चलिए, अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए, भारतीय कृषि की जो 3 विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। चलिए, अब कौन कौन सी ऐसी 3 विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं और उन विशेषताओं के बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए लिखेंगे कि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जितनी भी भारतीय कृषि है और वो जो निर्भर किस पर निर्भर करती है, वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। चलिए कि और आगे देखते हैं कि यही कारण है कि, चलिए लिखें कि यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। चलिए, और जब बारिश नहीं होती है और अनिश्चितताएं, मतलब कि यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। चलिए और आगे देखते हैं कि जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त हो जाता है। चलिए, और ये जो आपका फर्स्ट जो कारण है कि जो प्रश्न जो था आपका कि विशेषताएं बतानी है भारतीय कृषि की, कोई 3 विशेषताएं बतानी थी, तो फर्स्ट विशेषता हम करवा चुके हैं कि प्रकृति पर निर्भरता। चलिए, प्रकृति पर निर्भरता देखिए, और ये आपका ये जो समाप्त होता हुआ अब हम बढ़ते हैं नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। चलिए नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। चलिए, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर ये महत्वपूर्ण प्रश्न अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें। चलिए, जो अब जो इसकी सॉरी अब ये मैं तीसरी समस्या लेकर आ गया था। अभी आपकी दूसरी जो विशेषता है, अभी दूसरी विशेषता लेकर आनी है मुझे। चलिए दूसरी विशेषता लिखें। चलिए, और जो नंबर थर्ड विशेषता है वो हम नेक्स्ट में कराएंगे। और चलिए कृषि की निम्न उत्पादकता। चलिए
अब लिखेंगे यहाँ पर कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों से कम है। और चलिए, भारत में जो कृषि के जो उपजों का जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो अन्य देशों से कम है। चलिए, अन्य देशों से कम है। और आगे देखते हैं चलिए कि प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता कितनी है? $105 है। चलिए, $105 है और इतना लिख लेंगे। ये नंबर दो विशेषताएं है। और नंबर जो थर्ड विशेषता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो नंबर थर्ड विशेषता है। चलिए देखते हैं नंबर थर्ड कौन सी विशेषता है। चलिए, नंबर थर्ड विशेषता देख लीजिएगा कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। चलिए, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। चलिए, कि भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है। चलिए, और इतना समझ में आएगा कि भारतीय कृषि में जो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, मतलब प्रमुखता रहती है। और आगे देखते हैं कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग कितने भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है? मतलब यानी कि 65.8%। चलिए, 65.8% तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न, मतलब 65.8% पर खाद्यान्न, और शेष जो भाग बचा है उस भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए, और ये आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। और जो नंबर थर्ड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो नंबर थर्ड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए, कि भारत की रोपण फसलें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी ऐसी फसलें जो भारत की रोपण फसलें हैं, और उन रोपण फसलों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा कौन कौन सी ऐसी भारत की जो रोपण फसलें वो कौन कौन सी हैं भारत की रोपण फसलें। चलिए, भारत की जो रोपण फसलें वो भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसलें हैं। ये देखिए, यानी कि चाय हो गया, आपका कॉफी हो गया, आपका रबड़ हो गया, आपका गन्ना हो गया, आपका केला हो गया, ये भारत की रोपण फसलें हैं। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। और चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए हमसे क्या कह रहा है। और इस बार पूछा गया कि इनमें से रबी की कौन सी फसल है। चलिए, 4 कंडीशन दी जाएंगी और उसमें से एक कंडीशन छाटनी है आपको कि कौन सी रबी की फसल है। चलिए, चावल है कि मोटे अनाज है कि कपास है। चलिए, तो इसमें से ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और जो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा काला चना। चलिए, काला चना जो है ये एक रबी की फसल है और मिनिमम आपसे इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है। तो आपको उसमें से कंडीशन में लगाना है क्या, काला चना। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। और फिर नेक्स्ट जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो देखिए कौन सा है। चलिए, इस बार हमसे पूछा गया फलीदार फसल है। चलिए, और थोड़ा नीचे कर दें। चलिए, कि कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल है कौन सी है, कमेंट में करके बताएं जल्दी से कौन सी फलीदार फसल है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चलिए, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो दिया है दालें। नंबर सेकंड जो ऑप्शन दिया है ज्वार, तिल और मोटे अनाज और तिल। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दालें। चलिए, दालों में टिक लगाएंगे, सही वाला ऑप्शन दाल होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए हमसे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है
कि निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और रेशेदार फसल छांटनी है। और तो आप लोग जल्दी से कमेंट में करके बताएं कौन सी एक फसल है जो रेशेदार फसल है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जूट, कॉफी और जौ, रबर। चलिए अब इसमें से रेशा किससे से प्राप्त होता है। चलिए रेशेदार फसल कौन सी है, तो जूट एक रेशेदार फसल है। आप लोगों का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है। चलिए निम्न में कौन खरीफ की फसल है। अब इसमें देखिए नंबर का ऑप्शन दिया चना, नंबर का ऑप्शन दिया कपास और नंबर का ऑप्शन दिया धान, नंबर का ऑप्शन दिया है खा, मतलब कि खा और गा। चलिए खा और गा ये दोनों, क्या ये सही है। तो आपका जो राइट आंसर जो होगा घा नंबर सही हो जाएगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि धान में टिक करके चले आते हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हों तो इसमें से आपका जब दोनों ऑप्शन सही बता रहा हो तो आपका सिर्फ ये ही सही होना चाहिए। तो इसीलिए जो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा घा नंबर होगा। कि निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है, तो निम्न में खरीफ की जो फसल है वो खा व गा, मतलब कि कपास और धान, ये दोनों खरीफ की फसलें हो जाएंगी। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इस बार फिर से हमसे पूछा गया कि निम्न में कौन एक रबी की फसल है। चलिए निम्न में कौन सी एक रबी की फसल है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, धान, बाजरा। चलिए धान है क्या, बाजरा है क्या, गेहूं है क्या, मक्का है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा गेहूं। गेहूं जो एक फसल है ये एक रबी की फसल है। चलिए गेहूं कैसी फसल है, गेहूं एक रबी की फसल है, याद रखेंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्या प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। चलिए जो भूदान जो आंदोलन है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे विनोबा भावे। चलिए विनोबा भावे को याद रखेंगे कि विनोबा भावे, भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। और सो दोस्तों ये थे 9 महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज की इस क्लास में जो आपका जो चैप्टर है वो था, कौन सा चैप्टर था दोस्तों, एग्रीकल्चर। चलिए जो आपका जो चैप्टर था एग्रीकल्चर, और यह चैप्टर अब आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। और आप लोगों को अब ये चैप्टर जो एग्रीकल्चर है आप लोगों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं।